चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए आइए देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज क्या है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में। तो इंडिया की लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी 2015 में। एंड अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें तो हर 5 साल में एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की आती है, लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था। पोस्टपोन होकर वो 31 मार्च 2023 तक पोस्टपोन था। तो उसके बाद अब 1 अप्रैल से जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया फॉलो करने वाला है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023। तो देखते हैं इसकी क्या हाइलाइट्स है हमारे पास। सबसे पहले तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि बाय द एंड ऑफ 2030 इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाए। अब हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब हमारे एक्सपोर्ट्स कितने चल रहे हैं। तो इस साल के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं बाय द ईयर एंड 750 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। 2030 तक हम $2 ट्रिलियन तक पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंडिया शिफ्ट कर रहा है इंसेंटिव सिस्टम को छोड़ के इंडिया रेमिशन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। आगे हमारे पास क्या न्यूज है कि 4 ऐसे नए टाउन्स को हमने टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की लिस्ट में डाल दिया है। वो कौन से टाउन्स हैं? वो है फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर एंड वाराणसी। ऑल्सो इंडिया अपनी इंडियन करेंसी को एक ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है। आजकल न्यूज में आपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स या फिर ऐसे 18 नेशंस के बारे में सुना होगा जो मान गए हैं कि हम अपना फॉरेन ट्रेड इंडियन करेंसी में करेंगे। तो उसका भी जो लिंक है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लास्ट हमारे पास क्या है कि करंट फिस्कल ईयर के हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वो 760 बिलियन टू 770 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो अब तक इंडिया में जो ट्यूबरक्लोसिस का डाटा आता है वो आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन इंडिया ये कहता है कि जो वो डाटा वहां से आता है वो 100% रिलायबल डाटा नहीं है। इसलिए इंडिया बन गया है दुनिया की ऐसी पहली कंट्री जिसने अपना ट्यूबरक्लोसिस केसेस को कैलकुलेट करने का एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसमें 2 चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। एक तो किया जाएगा कि टीबी का इंसिडेंस रेट कितना है। इंसिडेंस रेट मतलब पर 1 लाख पॉपुलेशन में कितने लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, और दूसरी चीज मोर्टेलिटी रेट कि ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली डेथ कितनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली भी हैं। जो इंडिया का मॉडल है वो ये कहता है कि इंडिया में इंसिडेंस रेट है 196 का इन 2022, बल्कि WHO का डाटा कहता है कि वो 210 है। एंड ऑल्सो मोर्टेलिटी रेट में इंडिया कहता है दैट हमारी जो मोर्टेलिटी है टीबी से वो 3.20 लाख है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO ऑलरेडी 4.94 लाख है। तो काफी बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसको देखते हुए इंडिया ने अपना ही एक सिस्टम लॉन्च कर लिया है। आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करेंगे। इंडिया को यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में एज अ मेंबर इलेक्ट कर लिया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस के जैसे कि आपको पता है 5 बॉडीज होती हैं, उन बॉडीज में से एक बॉडी होती है इकोसॉक। इकोसॉक की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके अंडर एक कमीशन आती है जिसको बोला जाता है स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसमें इंडिया पहले 2004 में एज अ मेंबर कंट्री काम करता था। अब दोबारा से इंडिया को उसमें आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर कंट्री। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। इसके अलावा 2 और सब्सिडरी बॉडीज आती है यूनाइटेड नेशंस के अंडर, जिसमें से पहली बॉडी जो HIV एड्स की एलिमिनेशन के साथ डील करती है और दूसरी बॉडी जो कि नारकोटिक ड्रग्स के साथ डील करती है। इन दोनों बॉडीज में भी इंडिया का इलेक्शन हुआ है। तो आने वाले कुछ सालों के लिए अब इंडिया इन बॉडीज में एज अ मेजर मेंबर काम करने वाला है। आगे बात करेंगे एक यूरोपियन GI टैग होता है जो कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से दिया जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से एक कैटेगरी होती है प्रोटेक्टेड GI। तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक ऐसी टी की वैरायटी उगाई जाती है जो वैरायटी वर्ल्ड ओवर सिर्फ वहीं पे उगती है। तो उस टी की वैरायटी को अभी यूरोपियन यूनियन ने एक स्पेशल प्रोटेक्टेड स्टेटस डेजिग्नेट किया गया है। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, कौन सी कमीशन है जो ये स्टेटस प्रोवाइड करती है। और ये जो स्टेटस है इट विल बी इफेक्टेड फ्रॉम 11 अप्रैल 2023। आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, जिसने अभी ओडिशा को $100 मिलियन का लोन दिया है। ओडिशा की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज हर
हर 15 महीने में वहां पर कम से कम 1 या 2 बार साइक्लोन आ जाता है, जिसकी वजह से जो उड़ीसा है दैट इज वेरी वेरी प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। तो उन्होंने अपना डिजास्टर के रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके फोरकास्टिंग करेगा डिजास्टर का, या जो प्रिवेंशन या क्योर के जो मेजर्स हैं डिजास्टर रिलेटेड, उन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए उड़ीसा ने ये लोन दिया है। थोड़ी सी हम डिटेल अब देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में भी। वर्ल्ड बैंक फाउंड हुआ था 1944 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी। इसके प्रेसिडेंट जो अभी अभी इलेक्ट हुए हैं, ये भी आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, अजय बांगा was nominated as वर्ल्ड बैंक चीफ बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो अभी उनको डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंसी इज इंडियन अमेरिकन अजय बांगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर आर 189 मेंबर कंट्रीज इन वर्ल्ड बैंक। आगे बात करेंगे तमिलनाडु स्टेट के बारे में। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टेलिन, अभी उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है आईआईटी इनिशिएटिव, जिसके अंडर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक किट्स जो कि आईआईटी में ही बनी गई थी वो स्टूडेंट्स के में डिस्ट्रीब्यूट की हैं, और 1000 ऐसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को चूज किया जाएगा जिनको साइंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा कि कैसे वो अपने करियर में इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे वो अपनी साइंस के रिलेटेड करियर में प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। आगे हम बात करेंगे एक लिक्विड पावर्ड हाइड्रोजन फेरी के बारे में जो कि नॉर्वे में बनाई गई है, और ये दुनिया की पहली ऐसी फेरी है जो कि लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने वाली है। इसका नाम रखा गया है एमएफ हाइड्रा। तो नॉर्वेजियन एक कंपनी है जिसका नाम है नॉरलेड, जिसने इसको बनाया है। तो इसका यूज क्या है, इसका फायदा क्या है कि जब आप लिक्विड हाइड्रोजन को बनाते हो तो उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ क्लीन वाटर निकलता है। सो बेसिकली जो हाइड्रोजन है वो एक ग्रीन गैस है, अगर आप उसको ग्रीन रिसोर्सेज से बना रहे हैं तो, और वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो जैसे आपको पता है कि जो वाटरवेज का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हमारा काफी ज्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होता है। सो इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर वाटरवे रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एंड दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव इन दैट एस्पेक्ट टेकन बाय नॉर्वे। आगे बात करेंगे हम एक इकोनॉमिक चेंज जो हमें वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। रशिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली करेंसी अब चाइनीज करेंसी है, ना कि यूएस डॉलर्स। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो यहाँ पर देख रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू मॉस्को एक्सचेंज, मॉस्को विच इज द कैपिटल ऑफ रशिया, तो उसकी एक्सचेंज के अकॉर्डिंग 23.6% जो करेंसी वहां पर ट्रेड हुई है वो चाइनीज करेंसी है, जबकि जो डॉलर्स ट्रेड हुए हैं वो 22.5% है। तो आपने अभी न्यूज में भी सुना होगा, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट कि हम डॉलर की जो वैल्यू है इंटरनेशनल ट्रेड में उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में हमारी ट्रेड पॉलिसी में भी किया था। तो यहाँ पर जो चाइना की भी करेंसी है वो भी अपने आप को वर्ल्ड करेंसी की तरह एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, और उसका इफेक्ट हमें रशिया में कुछ हद तक देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आगे बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, जिसको लिखा है नंदिनी दास ने। तो नंदिनी दास इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। तो उन्होंने अभी रिसर्च की जिसके बारे में उन्होंने लिखा कि जो इंग्लैंड का एम्पायर है और जो मुगल एम्पायर और इंडिया में उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ऐसी कोई भी फेमस बुक अगर इंडिया के बारे में या इंडिया में लिखी जाती है तो वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे, 1 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज आरबीआई फाउंडेशन डे। आरबीआई जिस एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुआ था वो एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934, और उस एक्ट के तहत ही 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो इनिशियली आरबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं था, उसको 1949 में नेशनलाइज किया गया था। स्टार्टिंग में उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं 35 में कोलकाता में बनाए गए थे, उसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट करे गए, और एट प्रेजेंट आरबीआई की हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, वो है शक्तिकांता दास। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर्स भी काम करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन यहाँ पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहला इंडियन आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो वो थे सीडी देशमुख। हायरार्की में 3rd थे लेकिन पहले इंडियन गवर्नर थे, और जब आरबीआई नेशनलाइज हुआ था उस टाइम पर भी सीडी देशमुख वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई।
आगे हमारे पास एक अच्छी खबर है, 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शंस यूपीआई में हुई हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, जो अब तक की हाईएस्ट ट्रांजैक्शंस है इंडिया में। तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो हेल्प करता है हमें ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें उस चीज में हेल्प करता है। तो आप सब लोग आजकल यूज कर रहे हैं, और इंडिया में क्योंकि हम डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं इतना ज्यादा, इसीलिए हमें उसका इफेक्ट इन चीजों में भी देखने को मिल रहा है। तो अगर हम मार्च 2022 के साथ कंपेयर करते हैं, पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं, तो हमें 60% इंक्रीज वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है और 40% इंक्रीज इन वैल्यू में भी देखने को मिल रहा है। तो मार्च 2022 में यूपीआई ने 5 बिलियन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस किया था, जिनकी वैल्यू थी 9.6 ट्रिलियन। और अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल जो इतना इंक्रीज आया है, तो अब हमारी जो यूपीआई की ट्रांजैक्शन उनकी वैल्यू कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई होगी। आगे हम बात करेंगे एमपीसी की मीटिंग के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो कि आरबीआई के अंडर काम करती है, उसमें 6 मेंबर होते हैं, उनको हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर। 3 मेंबर आरबीआई से आते हैं, 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। एमपीसी हर 2 महीने में एक बार अपनी एक मीटिंग कंडक्ट करती है, जिसमें वो रेपो रेट को डिसाइड करती है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो ये जो रेट है ये इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर कमर्शियल बैंक्स के लोन महंगे हो जाते हैं तो वो हमें भी लोन महंगे देते हैं। तो पिछले साल में जैसे हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है उसका जो ट्रेंड है वो काफी ऊपर की तरफ गया था। हमारी इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की इन्फ्लेशन 8% क्रॉस कर गई थी। तो तब से हमारी एमपीसी कमेटी ने हमारा रेपो रेट कम करना शुरू किया था। मई 2022 से लेके अब तक एमपीसी कमेटी 250 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट बढ़ा चुकी है। जब बढ़ाना शुरू किया था तो वो तो कुछ 4.5 या 5% के आसपास था, जो अब इस वक्त 6.5 पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉन्टिन्यूसली ये रेट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.4 से हमने शुरू किया था, जो बढ़ाते 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 हम 6.50 पर ले आए थे। तो लास्ट जो रेट इंक्रीज किया था वो 8 फरवरी को हुआ था। अब जो मीटिंग हुई है उसमें रेट को इंक्रीज नहीं किया गया है। अब हमारी जो इन्फ्लेशन है वो हमारी टॉलरेंस रेंज के अंडर आ चुकी है, 2 to 6% के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। और आने वाले टाइम के लिए हमारी जो प्रिडिक्शन है वो भी यही है कि कुछ 5.8 या 9 के आसपास वो एग्जिस्ट करेगी। तो अभी आने वाला टाइम बताएगा कि रेपो रेट को आगे बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा या स्टेबलाइज किया जाएगा। यूथ 20 कंसल्टेशन जो कि G20 के साथ ही रिलेटेड है, वो भी रिसेंटली आईआईटी कानपुर में हेल्ड हुआ है। तो 5 टॉपिक है वैसे यूथ 20 के अंडर, जिनमें से 2 टॉपिक आईआईटी कानपुर में डिस्कस किए जाएंगे। वो 2 टॉपिक कौन से हैं? वो है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स एजेंडा फॉर यूथ। तो ये जो टॉपिक है ये आईआईटी कानपुर में डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो पूरा साल ऐसे बहुत सारे समिट्स, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं। तो उनको ट्रैक करना डेफिनेटली आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो अभी रिसेंटली हुई हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। राजीव के मिश्रा जिनको सीएमडी अपॉइंट किया गया है पीटीसी इंडिया का। हीरो मोटोकॉर्प्स ने निरंजन गुप्ता को अपना नया सीईओ अपॉइंट कर लिया है। प्रवीर सिन्हा रीअपॉइंट हो गए हैं एज सीईओ एंड एमडी ऑफ टाटा मोटर्स। हमारे वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी को न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी अपॉइंट कर दिया गया है। हमारे नेवी चीफ हैं आर हरि कुमार जी, और यहाँ पर वाइस चीफ दोबारा से अपॉइंट हुए हैं। तो फोर्सेस के हेड तो हमेशा ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिन्होंने आरएसओडी को रिलायंस रिटेल के लिए अपॉइंट किया गया है। तो ये सारी मेजर कंपनीज, हमारे नेवी के जो नए वाइस चीफ हैं, ये सारे के सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे स्लाइनेक्स 2023, जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इस साल वो हो रही है श्रीलंका में, इन कोलंबो। तो ये 2 फेजेस में होती है। 3 दिन का एक फेज होता है। सबसे पहले है हार्बर फेज, देन देयर इज सी फेज। इंडिया की तरफ से जो जा रहे हैं वो है आईएनएस किल्तान एंड आईएनएस सावित्री, और श्रीलंका की तरफ से एसएलएनवी विजयबाहु एंड एसएलएनसी समुद्रा, ये दोनों वहां से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बार बार आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन कि जो भी आपकी डिफेंस रिलेटेड या कोई भी आपकी चाहे मिलिट्री की है, आर्मी की है, चाहे आपकी नेवी है,
एयर एक्सरसाइज है, कोई भी है, तो उनके जो नाम है और उनकी जो कंट्रीज हैं वो आपको लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ स्टैटिक रहती है। जो चेंज होता है वो सिर्फ ये होता है कि कौन सी कंट्री में हुआ है, कौन सी डेट्स में हुआ है और किसने पार्टिसिपेट किया है, बट द थिंग, द नेम ऑफ द एक्सरसाइज एंड द कंट्रीज रिमेन स्टैटिक। तो आप अगर एक ही बार में लर्न कर लेंगे तो आपको बार बार उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं अंजलि शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है। अफ्रीका का एक माउंटेन है किलिमंजारो, जिसको अंजलि शर्मा ने क्लाइंब किया है इन हर हिमाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस। तो उन्होंने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिसको लॉन्चरी बोला जाता है। दिस इज द ड्रेस, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इंडियन किसी वुमेन ने पहली बार एक ट्रेडिशनल ड्रेस में एक पहाड़ को क्लाइंब किया है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये प्रीवियसली कंकर्ड अ पीक ऑफ 5.289 meters at the age of 15, only at the age of 15, and also climbed Hanuman Tibba and Pahardev, both above 6,000 meters in height। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पर इन्होंने एक चीज जो है वो एस्टेब्लिश कर दी है। आगे बात करेंगे इंडियन जुडिशियल रिपोर्ट 2022 के बारे में। जिस लिस्ट को टॉप किया है कर्नाटका ने, सेकंड नंबर पर आए हैं तमिलनाडु और थर्ड नंबर पर आए हैं हमारे तेलंगाना। लिस्ट में 18 स्टेट्स की जुडिशरी को स्टडी किया गया था, जिसमें आखिरी नंबर पर आया है उत्तर प्रदेश। तो ये जो हमारा रिपोर्ट है, ये इसका इनिशिएटिव लिया था टाटा ट्रस्ट ने इन 2019। तो अभी ये उसका थर्ड ही वर्जन है जो इशू हुआ है, लेकिन इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसका टॉप और लास्ट पे आने वाला स्टेट आपके लिए लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे आर्टेमिस 2 मून मिशन के बारे में, जिसमें नासा ने अपनी टीम का नाम बताया है। तो इस टीम में एक ब्लैक इंडिविजुअल को भी अपॉइंट किया गया है, एक वुमेन को भी अपॉइंट किया गया है। तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो वुमेन एस्ट्रोनॉट है उनका नाम है क्रिस्टीना कोच, और जो ब्लैक है उनका नाम है विक्टर ग्लोवल। इसके अलावा जो 2 इंडिविजुअल्स आने वाले हैं उनका नाम है रीड वाइसमैन एंड जेरेमी हेंसन। नासा की थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। उससे पहले आर्टेमिस 2 जो मिशन है वो मून मिशन है। इससे पहले काफी ऑलमोस्ट 5 डेकेड्स हो चुके हैं जब यूएस ने अपना पहला अपोलो मिशन टू द मून लॉन्च किया था। उसके बाद आर्टेमिस 1 ऑलरेडी सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, जिसमें डमी ह्यूमंस को भेजा गया था। अब दे आर प्लानिंग इन फ्यूचर कि वो कभी जो एक्चुअल ह्यूमंस हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको आर्टेमिस 2 में मून के ऊपर भेजेंगे। तो नासा की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। नासा के जो हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन में है, डेफिनेटली इन यूएस। इट वाज फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1958 इन यूएस ओनली, और नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जो भी हेड है वो है बिल नेल्सन। मैक्स वर्स्टैपेन का नाम आपने जरूर सुना होगा जब भी F1 रेसिंग की बात होती है। तो रेड बुल से ये बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली एक रेस हुई थी वाइल्ड ऑस्ट्रेलिया जीपी, जिसमें इन्होंने फिर से अपनी फर्स्ट पोजीशन को कायम कर लिया है। जो सेकंड नंबर पर आए हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज को बिलोंग करते हैं, जो 7 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इस रेस में वो सेकंड पोजीशन पर आए हैं। थर्ड पोजीशन पर हमारे पास है एस्टन मार्टिन, फर्नांडो एलोंसो, जो कि थर्ड पोजीशन पर आए हैं। आगे हम बात करते हैं 7th of April, which is celebrated as National Health Day, which is celebrated as World Health Day 2023। तो WHO का जो फाउंडिंग डे है और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, उनकी डेट कोइंसाइड करती है। 7 अप्रैल को ही WHO भी एस्टेब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। WHO एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। तो इस साल का जो हमारा थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल। अब थोड़ा सा WHO के बारे में भी हम देख लेते हैं। इट वॉज फाउंडेड 1948 7 अप्रैल, अभी हमने बात की। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका भी नाम है टेड्रोस अडेनम। तो कोई भी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडिंग ईयर, उसका हेडक्वार्टर और उसका हेड का नाम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है सागर सेतु ऐप। जो मोबाइल ऐप है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में इन्वॉल्व है और उसके लिए जितनी भी आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कोई लाइसेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए एक मोबाइल ऐप बना दी गई है जिसपे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि किसने इनॉग्रेट किया है, जो ऐप है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है। ये थे आपकी करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023 के। बन रही है हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।
पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.